हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिलर्स के सभी रूल और उनके साथ उनके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड फ्री क्लासेस मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, आपका रूल नंबर 1 है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको मॉडल मिल जाए। मॉडल का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी होगा मॉडल के बारे में। और उसके बाद में आपको लेट दिख जाए, ठीक है, ये मॉडल अलग कंसेप्ट है। मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। लेट दिख जाए और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कैसे लगानी है देखिए जरा। योर ब्रदर, यहाँ पे कुड आपका मॉडल है तो इसके बाद में ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सेल मॉडल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मॉडल में एक चीज़ होती है आई तथा वी के साथ विल लगता है। किसमें? मॉडल में विल लगता है और टेंस में सेल लगता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। तो यहाँ पर ही के साथ में सेल आया हुआ है तो आगे वर्ब आपकी गो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद में यू नीड नॉट, नीड नॉट आपका मॉडल है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनवाइट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए लेट आपका वर्ब आई हुई है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो आगे जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, जिसमें आपको बताया जा रहा है अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑलवेज दिख जाए, एवरी के साथ में टाइम आ जाए, जैसे एवरी डे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, या यूजुअली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, रेयरली आ जाए, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं ये प्रेजेंट टाइम के सूचक हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे? देखिए ऑलवेज आया हुआ है तो रिमेंबर्स हो गया, सी के अकॉर्डिंग, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर रिमेंबर्स आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है और एवरी वीक दे रखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी तो कम्स हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सेल्डम आया है तो सी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब कुक्स हो जाएगी। यहाँ यूजुअली आया हुआ है, माई ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल गो आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला आपका रूल है रूल नंबर 3, जिसमें देखिए अगर आपको वाक्य में एगो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, लास्ट प्लस टाइम, मतलब लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड, कुछ भी मिल जाए लास्ट के साथ में टाइम दिखना चाहिए तो आपको आगे जाकर अगर ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, वर्ब बननी है तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करोगे, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। कैसे? देखिए जरा, यहाँ पर लास्ट वीक लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपकी वर्ब आ जाएगी केम, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम। इसी प्रकार आपको यहाँ पर यस्टरडे देखने को मिल रहा है, हैव यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड देखने को मिलेगी। इधर आप देखिए लास्ट मंथ आ रहा है, यहाँ पर विजिट है तो इसका विजिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिटेड हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए लास्ट ईयर आपको दिखाई दे रहा है तो डाई की सेकंड फॉर्म आपको डाइड देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब देखिए इस रूल को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रूल है, कभी कभी इसमें अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें हो जाती है। देखिए जरा, यदि कोई कार्य अथवा क्रिया पास्ट या भूतकाल में चल रही हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य हुआ हो, कोई क्रिया हुई हो तो वह भी पास्ट टेंस में ही होगी। कैसे होगी देखिए जरा देखिए, वाइल आता है, वाइल के बाद में कॉन्टिन्यूस टेंस आता है 90%, ठीक है। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड होता है, अगर ऑप्शन नहीं है तो कॉन्टिन्यूस टेंस ही भरा जाएगा। लेकिन आगे देखिए हियर दिया हुआ है, हियर का हियरिंग बनता है लेकिन वो सुनवाई करने के केस में बनता है। अगर सुनने की बात हो रही है तो हियरिंग नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा।
तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म हियर्ड का यूज करेंगे। और इस स्पेलिंग को भी याद रखिए HEARD, क्योंकि ये बहुत बार एरर के रूप में कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगले कंसेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एंड आपको दिखाई दे रहा है। अगर एंड के इधर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इधर भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी होगी। तो यहाँ पर कुकड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक का कुकड हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है व्हेन के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और एक तरफ आपको क्या मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो एक तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, एक तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। कैसे, देखिए जरा, व्हेन के बाद में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो इधर रीड का क्या हो जाएगा, वॉज रीडिंग। क्या हो जाएगा बेटा, वॉज रीडिंग बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इधर देखिए हर डॉग डैश वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न, ये आपकी सेकेंड फॉर्म है तो इधर वॉज वेटिंग आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब एक तरफ आपकी क्या है, इधर सेकेंड फॉर्म है तो इधर क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे दे, यहाँ पर बोले कि वर्ब भरो तो आपको सेकेंड फॉर्म भरनी होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और भी एग्जाम्पल्स है इसी प्रकार के, देखिए व्हेन अगस्त केम, ये सेकेंड फॉर्म आ गई। दे वर, ये इधर कंटिन्यूस हो गया, स्टिल से पहले वर आ गया, इसके बाद में ING फॉर्म लगा दो, दे वर स्टिल वर्किंग, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। इसी प्रकार यहाँ देखिए व्हेन के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज टेकिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कंसेप्ट है, यदि वाक्य में येट, जस्ट, अप टू नाउ ऐसे वाले शब्द आपको दिखते हैं तो आप हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। लेकिन ऑलरेडी के लिए कंसेप्ट है कि ऑलरेडी अगर ऑप्शन में आपको प्रेजेंट नहीं दे रखा है तो आप हैड का यूज करोगे, और हैड नहीं दे रखा है या कोई भी मार्क नहीं दे रखा है टेंस का या किसी भी टाइम का कोई मार्क नहीं है तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। कैसे, देखिए जरा, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो आगे भी प्रेजेंट ही आएगा। तो आगे जस्ट नाउ आ रहा है तो हमारा आंसर हैज गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज गॉन हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए जरा, अब देखिए ही डैश ऑलरेडी फिनिश बनना है आपको। अब ये प्रेजेंट में आएगा कि पास्ट में आएगा, आगे देखने से पता लगेगा। एंड वेंट, अब यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट आएगा तो आपका हेड ऑलरेडी फिनिश्ड हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, तो देखिए ऑलरेडी शब्द जब भी आता है आपको परफेक्ट टेंस का ही यूज करना होता है। ठीक है जी। इसके बाद में इसी का एक और टाइप है, देखिए ही ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड नाउ ही विल गो टू द सिनेमा। कुछ किया है और अब सिनेमा जाएगा, तो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज ऑलरेडी फिनिश्ड आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है, अगर आपको B4 के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखती है तो B4 से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा, और अगर आपको B4 से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, बाद में रिक्त स्थान दे रखा है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा। देखिए जरा, जैसे हेड गोन और उसके बाद में B4 आ रहा है, यहाँ पर रीच दे रखा है तो इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीच्ड आ जाएगी। ठीक है, द पेशेंट हेड डाइड, B4 आया हुआ है, द डॉक्टर कम की सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए और एग्जाम्पल है, B4 दे दिया, इधर ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इधर हेड कुकड आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर B4 आया हुआ है, ये वेंट आपकी सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हेड इटन आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार द ट्रक लोड बाई देम B4 आई रीच्ड, ये सेकेंड फॉर्म है। अब ये बताओ बात मेरे को, क्या ट्रक अपने आप लोड थोड़ी हो जाता है? ट्रक को लोड किया जाता है, मतलब उसमें सामान डाला जाता है ना किसी के द्वारा, तो यहाँ पर ये पैसिव में बनेगा, तो हेड बीन लोडेड आपका आंसर
हो जाएगा। इसको स्टार करके लिख लेना, अलग से एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो हैड बीन लोडेड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कंसेप्ट देखिए आपका, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। B4 के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब आप कहोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। तो देखिए अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला भी है, तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ही ना हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। कैसे देखिए जरा, यहाँ B4 के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है गोज, ठीक है, तो इधर आपका टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए माय मदर प्रीपेयर्स टी, तो ये B4 के पहले प्रीपेयर्स आया हुआ है, तो इसके बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, जो कि फादर सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस लगा दिया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है, अगर आपको वाक्य के बीच में आफ्टर देखने को मिलता है, ठीक है, और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है, तो आपको ये दूसरी तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरनी होगी। और अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखती है आफ्टर से पहले, तो आपको दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। कैसे देखिए जरा, यहाँ पर देखिए माय मदर वॉज्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, आफ्टर दिया हुआ है, तो हेड गोन हो जाएगा। इस गो का क्या हो जाएगा, हेड गोन हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार देखिए आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरफ वेंट आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इधर हेड फिनिश्ड आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, इधर दे रखा है आफ्टर के बाद में हेड फिनिश्ड हिज वर्क दे रखा है, तो मतलब इधर क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो गो की सेकेंड फॉर्म आपका वेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपको किसी सेंटेंस में फॉर, सिंस, ऑल और उसके बाद में टाइम नजर आ जाए, तो हैज बीन या हैव बीन और उसके बाद में V4 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर मार्क पास्ट का आ जाए, तो सेंटेंस में कहीं ना कोई पास्ट का मार्क आ जाए तो हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर का मार्क आ जाए तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं सिंस, फॉर और ऑल के साथ टाइम आ जाए, कोई भी मार्क नहीं आए, तो आपको हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए जरा 4 + 2 आवर्स दे रखा है, 4 + टाइम दे रखा है, तो हैज बीन कुकिंग आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको सिंस मॉर्निंग देखने को मिल रहा है, तो हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द टीचर सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, मदर सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। इज इट क्लियर? आप सोच रहे होगे कि हैव कब आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, और अगला कंसेप्ट भी आपका पहले वाले कंसेप्ट से मिलता जुलता है। फॉर, सिंस, ऑल प्लस टाइम हो तो आपको हैज बीन या हैव बीन और उसके साथ में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे अगर प्रेजेंट की बात हो तो, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात में भी यहाँ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, अप टू नाउ आ जाए, ठीक है। तो ऐसे वाले शब्द दिखते हैं तो इनसे पहले आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ये जैसा ही आता है आपको इधर अगर सिंस 4 + टाइम आ रहा है, सिंस 4 या ऑल प्लस टाइम आ रहा है ना, तो इधर आपको हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर सिंस लास्ट ईयर दे दिया, तो आपको यहाँ पर हैज बीन राइटिंग करना होगा। क्या करना होगा? हैज बीन राइटिंग करना होगा। और इधर देखिए आई थिंक ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है और इधर ऑल द मॉर्निंग आ रहा है, मतलब ऑल प्लस टाइम आ रहा है, तो आपका आंसर हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए जरा। यहाँ आई एम फीलिंग टायर्ड, ये प्रेजेंट की बात हो रही है और 4 प्लस टाइम आ रहा है तो इधर हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अब की बार क्या आया है, आई, जो कि प्लूरल माना जाता है, इसलिए हैव बीन वर्किंग आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए फॉर ए लॉन्ग टाइम दे रखा है, व्हाट इज द मैटर, ये आपका प्रेजेंट की बात हो रहा है तो इधर डॉग्स प्लूरल है तो हैव बीन बार्किंग आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यू में गो नाउ, ये देखिए यू में गो नाउ एक मॉडल की बात हो रही है जो प्रेजेंट के बारे में शो कर रहा है। मैं मॉडल प्रेजेंट के बारे में बताता है, प्रेजेंट एबिलिटी वगैरह को बताता है, कैपेसिटी बताता है, ये आप मॉडल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर आपको सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ में टाइम आ रहा है तो इधर आपका हैव बीन वेस्टिंग हो जाएगा, हैव बीन वेस्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जो आपका सवाल है वो बहुत ही अच्छा और समझने लायक है, देखिए जरा। सबसे पहले तो आप देखिए सिंस प्लस टाइम दे रखा है और इधर येट दे रखा है, तो येट से तो पता लग गया कि इधर हैज यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इधर आपका आंसर हैज नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हैज नॉट कंप्लीटेड होते ही ये प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, और सिंस मॉर्निंग आ रहा है तो इधर हैज बीन डूइंग हो जाएगा। ही सब्जेक्ट आया है तो हैज बीन डूइंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला कंसेप्ट भी वही कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फॉर, सिंस या ऑल, और उसके बाद में टाइम हो तो हेड, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब एक और सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो। कैसे, यस्टरडे द रोड वर स्लिपरी, अब देखो वर आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, तो इसका मतलब ऑल प्लस टाइम भी आ रहा है तो इधर हेड बीन हो जाएगा और वी फॉर रेनिंग आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार देखो वहेन आया हुआ है, रीड आपका सेकंड फॉर्म है क्योंकि लास्ट ईयर ने बताया, रीड सेकंड फॉर्म है, किसने बताया, लास्ट ईयर। अब ये भी तो आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो वहां पर क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब ये पास्ट है, तो इधर क्या होएगा इस ब्लैंक में, इधर आपका हेड बीन टीचिंग आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला आपका कंसेप्ट है, यदि वाक्य के बीच में सिंस हो किंतु सिंस के बाद में समय नहीं हो तो क्या सीन हो, तो क्या सीन बनेगा। तो आपका सीन बनेगा, सिंस के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और सिंस से पहले हेज या हेव, उसके बाद में बीन और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। लेकिन ऐसे वाक्य में फोर अथवा ऑल नहीं आ सकता, केवल सिंस ही आता है। सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सिंस से पहले हेज या हेव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आ जाओ भाई साहब, सिंस दे रखा है तो सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म आपकी वेंट हो जाएगी, और इधर स्लिप दे रखा है तो हेज बीन स्लिपिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला नियम बहुत ही आसान नियम है, यदि वाक्य में भविष्य में होने वाले कार्य की साधारण जानकारी दी है तो आप विल या सेल, जिसमें आई तथा वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे माई फादर गो टू जयपुर टुमारो, अब टुमारो दे रखा है, फ्यूचर की बात हो रही है तो माई फादर के साथ में विल गो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल गो टू जयपुर टुमारो, ऐसा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अगला कंसेप्ट आपका है, यदि वाक्य में नियोजित भावी कार्य हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर की बात दे रखी है, लेकिन वर्ब आपको रिटायर बननी है। तो अब देखिए जब कोई बंदा नौकरी लगता है तो उसकी रिटायरमेंट डेट भी उसी दिन फिक्स हो जाती है कि इतने साल बाद में इस दिन ये बंदा रिटायर होगा। तो मतलब एक फिक्स काम होगा, पहले से नियोजित भावी कार्य होगा, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो हर फादर आ गया तो रिटायर्ड आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। अगला रूल देखिए, यदि वाक्य में नियर फ्यूचर की बात हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग, टुडे नाइट, ऐसे कुछ शब्द आ जाए, मतलब टुडे की बात हो
नज़दीक भविष्य में मतलब थोड़े सा अंतराल के बाद में कोई काम होने वाला हो तो इज आर एम और उसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जा सकता है। कैसे? टुडे इवनिंग दे रखा है तो द प्रेसिडेंट आपका सिंगुलर है तो इज रीचिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, यदि वाक्य में कोई कार्य भविष्य में किसी समय जारी रहेगा तो विल सेल बी और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, यू स्टडी इन 11th क्लास नेक्स्ट ईयर, तो अभी आप 10th में हैं, अगले साल आप 11th में आएंगे। ठीक है, तो आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप कुछ कर रहे होंगे तो 11th में जा रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे तो विल बी स्टडिंग आपका आंसर हो जाएगा। ये भी फ्यूचर की बात है लेकिन इसमें बात हो रही कि आप कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेंस से पता लगता है, सेंटेंस को पढ़ करके पता लगता है। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ से आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद में अगला आपका कंसेप्ट है, यदि वाक्य में कोई कार्य भविष्य में किसी समय तक समाप्त हो जाएगा तो विल हैव या सेल हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा सकता है। इसमें आपको जो सबसे बड़ी पहचान देखने को मिलेगी ना, वो एक ही चीज़ है, बाई या फिर बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम दिख जाए ना, फ्यूचर टाइम, तो समझ जाना कि वहाँ पर आपको विल हैव या फिर सेल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो बाई 2023 दे रखा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर विल हैव पास्ड, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यहाँ पर यूज करना होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझिए, बहुत आसान भी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, लिसन आ गया, लुक आ गया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान है। ब्रिंग आ गया, ओपन आ गया, सेट, राइट, फिर आगे कुछ भी आ जाए, लेकिन वाक्य शुरू होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या बोला मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर आपका वाक्य शुरू हो रहा है तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू अथवा डू नॉट से आरंभ होते हैं। डू अथवा डू नॉट से आरंभ अगर कोई सेंटेंस हो रहा है तो वो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे डू योर वर्क, डोंट रन ऑन द रोड। प्लीज से आरंभ होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे आरंभ होते हैं? प्लीज से भी आरंभ होते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या है? पहचान है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जरा, अरे रूल भी हैं, एग्जाम्पल भी है। तो देखिए, यदि प्लीज से वाक्य शुरू हो और उसके तुरंत बाद ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 हो तो नॉट के पहले हमेशा डू जोड़ दो, ना तो डज आएगा और ना ही डिड आएगा। ये दोनों ही नहीं आएंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, PDF आपको मिल जाएगी भाई साहब, टेलीग्राम पे मिलेगी PDF, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना। PDF कैसे प्राप्त करनी है? टेलीग्राम पे जाओ, DRS कैंपस 7 ऐसे टाइप कर दो, स्पेस मत दो कहीं पर भी, ये PDF आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आराम से डाउनलोड करके एक एक चीज़ को देखिएगा, है ना। तो प्लीज से वाक्य शुरू हो, ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 दे रखा हो तो डू नॉट आएगा। क्या आएगा? डू नॉट प्लस V1, ना तो डज नॉट आएगा ना ही डिड नॉट आएगा। देख लो एग्जाम्पल, प्लीज नॉट मेक ए नॉइज, तो यहाँ पर डोंट मेक ए नॉइज होगा। क्या आएगा? प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज, ऐसा आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो और उसके बाद में भी सेंटेंस हो, उसमें भी फिलर्स बनना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर इसके बाद में तीसरा और फिलर आ जाए वहाँ पर क्या भरे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भर दो भाई, क्या दिक्कत है। देखो जरा एग्जाम्पल से। हाँ भाई साहब, पहला आपका एग्जाम्पल है डोंट गेट आउट नाउ, ये तो हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। द ट्रेन मूव फास्ट, अभी यहाँ पर मूव के साथ में कौन सी वर्ब लगाएं, तो ये इम्पेरेटिव है ना, इसके बाद में देखो कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इज मूविंग फास्ट, इज मूविंग आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो लुक आपका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, लुक के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लुक, तो इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया।
और इसके बाद में ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया तो इसमें क्या करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो द मैन आपको दे रखा है तो इज रनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज रनिंग आपका आंसर हो जाएगा। परहैप्स ही वांट टू कैच इट, अरे यहाँ पर तो ही वांट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको तीसरा फिलर्स बनना है तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग वांट्स हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग वांट्स आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, तो आगे बढ़ो फिर। अब ये भाई साहब बड़ी अच्छी चीज़ है, पैसिव वर्ब्स कैसे बननी है। देखो भाई, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो तो, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि कर्ता दी गई क्रिया को न कर सकता तो क्रिया पैसिव फॉर्म में आएगी। सबसे बड़ी बात यही है, जो सब्जेक्ट है ना वो खुद अपना काम नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में बनेगा। कैसे, दिस रूम क्लीन्स एवरी डे, ऐसे लिखूँ क्या मैं, ये कमरा रोज अपने आप साफ थोड़ी हो जाता है, इस कमरे को किसी न किसी के द्वारा साफ किया जाता है। इसका मतलब कमरा खुद साफ नहीं होता, कमरा खुद कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर एवरी डे दे रखा है ना, तो इज क्लीन्ड आपका आंसर हो जाएगा। एवरी डे प्रेजेंट के बारे में बताता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, अच्छा ए लेटर दे रखा है और बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ तो सीधी सीधी पहचान दे दी। और लेटर खुद लिख नहीं जाता, लेटर को लिखना पड़ता है किसी के द्वारा, तो ए लेटर वॉज रिटन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट है ना आपका, सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब बननी होती है, तो उस सब्जेक्ट को बस इतना ही पूछ लेना कि भाई तू ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर खुद कार्य कर सकता है ना, जैसे लेटर अपने आप लिख जाए तो मान लो वो टेंस में बनेगा, लेकिन लेटर तो अपने आप लिखता ही नहीं, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में बनेगा। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार रूम से पूछो, दिस रूम, क्या भाई रूम तो खुद साफ हो जाता है, रूम बोलता है नहीं भाई किसी के द्वारा साफ किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर पैसिव फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ। वो आपको सेंटेंस के लास्ट में देखो यस्टरडे दिख रहा है तो वो जा गया, एवरी डे दिख रहा है तो इज आ गया। बात आ गई समझ में। अगला देखो भाई, व्हेन आई रीच्ड माई हाउस, जब मैं घर पहुंचा था तो फूड मेरी माँ के द्वारा बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, है ना, ऐसा कुछ सीन है। तो इसका मतलब ये वॉज वर, माई मदर वॉज कुकिंग फूड ऐसा होगा, तो इसका पैसिव वॉइस फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर, ऐसा आपका आंसर होगा। ये सेंस के अकॉर्डिंग ढूंढने वाले सेंटेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि फूड बना रही थी कब, जब वह रीच्ड, जब वह अपने घर पहुंचा तो उस समय उसकी माँ कुछ कर रही थी, तो यहाँ पर वॉज बीइंग कुक्ड आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, बिफोर द गेस्ट केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। और इधर रूम अपने आप साफ नहीं होता, गेस्ट से आने से पहले कमरा साफ कर दिया गया था, तो इसका मतलब हेड बीन क्लीन्ड कर दिया गया था, साफ कंप्लीट हो चुका था काम, किससे पहले, गेस्ट आए उससे पहले, ठीक है। इसके बाद में द थिप टुमारो। अरे भाई साहब एक बात बताओ, क्या चोर अपने आप पुलिस के पास जाता है कि भाई मेरे को पकड़ लो, मेरे को जेल में डाल दो, नहीं होता ना। तो इसका मतलब विल बी अरेस्टेड, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है चोर को, तो आपका आंसर हो जाएगा टुमारो के अकॉर्डिंग विल बी अरेस्टेड। इज इट क्लियर। इसके बाद में कुछ और रूल है, देखिए जरा। अगला आपका रूल है सम अदर गोल्डन रूल्स के अंतर्गत आने वाला रूल है। देखिए, वाहिल और एज के बाद में आपको इजारम और वोजवर का यूज करना है, उसके बाद में V4 लगाना है। लेकिन इजारम लगाना है कि वोजवर लगाना है, ये आपको सेंटेंस देखने पर पता लगेगा। लेकिन अगर आपको स्टिल दिखाई दे रहा है तो इजारम और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज ही किया जाएगा। जैसे देखिए, आई सो ए टॉल मैन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर वोज या वर आएगा, तो आई के अकॉर्डिंग आई वोज हो जाएगा। प्लेइंग फुटबॉल आपका आंसर हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। इज इट क्लियर। इसके बाद में देखिए अगला आपका
एज ही दे रखा है, जैसे ही उसने, ही फेल डाउन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर वॉज या वर, तो वॉज रनिंग आपका आंसर हो जाएगा। द बॉय ब्रोट ए लेटर एंड ही डैश स्टिल वेट दे रखा है फॉर योर रिप्लाई। तो ये देखो ब्रोट ये तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर स्टिल आ गया, स्टिल आते ही यहाँ पर इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इज स्टिल वेटिंग होगा, मतलब अभी भी इंतज़ार कर रहा है। द बॉय ब्रोट ए लेटर, वह लड़का जो लेटर लाया था ना वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। ये स्टिल कह रहा है ऐसा, कौन कह रहा है? स्टिल बता रहा है कि अभी भी प्रेजेंट में भी वह अवेलेबल है यहीं पे और आपका इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब स्टिल आते ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए अगला रूल है एवरी प्लस टाइम आ जाए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इसी बात हम कर चुके हैं। ऑलवेज आ जाए, ओफन, यहाँ पर ओफन है, OFTEN, ये मिस प्रिंट हो गया, ओफन है। नाउ अ डेज आ जाए, यूजुअली आ जाए, ओफन, हेड, बेटर, हेड, रादर, हेड, शूनर, ऐसे वाले कुछ भी शब्द आ जाए तो आपको आगे जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES का यूज करना होता है। कैसे? देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए आई के बाद में ऑलवेज दे रखा है, ब्रेकफास्ट एट 7 AM, ये डेली रूटीन की बात हो रही है, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी, अच्छा, डैश दे रखा है, गो टू हर विलेज एवरी मंथ आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही है, तो गो का क्या हो जाएगा? सी गोज टू हर विलेज एवरी मंथ, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। सोनिया हेड बेटर, अब यहाँ पर मेक का मेक आएगा, क्योंकि हेड बेटर के बाद में अगर कभी भी वर्ब लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका रूल है यदि वाक्य के बीच में दैट हो और की का अर्थ, दैट का अर्थ क्या आ जाए, की का अर्थ आ जाए, तो दैट के पहले यदि पास्ट टेंस हो तो दैट के बाद में लगभग आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे देखिए दैट आ रहा है, इसका अर्थ की निकलता है। सी सेड दैट, उसने कहा कि, और यहाँ सेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द प्रीवियस डे दे रखा है, इसका मतलब आपका ये सेंटेंस नरेशन का है, तो यहाँ पर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड गोन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्लासेस बिल्कुल फ्री में PDF के साथ प्रोवाइड करवाई जाती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।